हेलो, मैं सी कार्तिक अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे अपना सेशन। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे दोस्तों, स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले अपन एक चीज़ देखते हैं किस फॉर्मेट में अपन स्टैंडर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। तो अपन स्टैंडर्ड को पढ़ने वाले हैं, पहला स्कोप, वो स्टैंडर्ड किसके बारे में डील करता है। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड तीसरा हम देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या करना है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे 200 ऐसे 200 डील करता है। अपन सबसे पहले देख रहे हैं ऐसे 200 का स्कोप। ऐसे 200 डील करता है ऑडिटर की ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सेकंड, ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है ऑडिट कंडक्ट करने का। राइट, तीसरा हम देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। एंड लास्ट वन ये बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में। ये बोलता है कि ऑडिटर आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या बात करता है स्टैंडर्ड, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में, मेन पर्पस के बारे में। राइट, तो दो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दे रखा है ऑडिटर को क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या हुआ, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों नहीं, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। राइट, इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण क्या है, हम सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, हम क्या करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं। राइट, तो ऑडिटर को क्या बोलता है सर, आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, मतलब कंक्लूजन फ्रेम करना है किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। आपको चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। ऑडिटर को क्या चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। फिर ऑडिटर को क्या बोलता है कि सर ऑन द बेसिस ऑफ द एश्योरेंस, क्या बोलता है सर, ऑन द बेसिस ऑफ द एश्योरेंस आपको क्या करना है, आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने। राइट, आपको क्या कमेंट करना है, आपको क्या ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्लियर? ओके, अब हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको रिपोर्ट इशू करनी है। क्या करना है, हमको रिपोर्ट इशू करनी है। हम ओपिनियन कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बाय इशूइंग अ रिपोर्ट। फिर ये बोलता है कि सर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, क्या बोलता है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो सारी पूरी करनी है। क्लियर? ये था हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। फिर इसी के ऑब्जेक्टिव के एक्सप्लेनेशन में एक और चीज़ दे रखी है। क्या एक्सप्लेनेशन में एक और चीज़ दे रखी है, क्या बोलता है स्टैंडर्ड कि सर इन केस आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिले। क्या बोलता है, इन केस आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिले और उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, इनसफिशिएंट। क्या बोलता है, आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रहा है प्लस क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, इनसफिशिएंट। तो सर उस केस में आप क्या करोगे, या तो आप डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दोगे या फिर विड्रॉ करोगे जहाँ पे भी लीगली परमिटेड है। क्लियर? ओके, इस एक्सप्लेनेशन को अपन बाद में और डिटेल में देखेंगे, एक बार इतना समझ लीजिए। अब हमारे दिए हुए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, क्या बोलता है, हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, दैट इज रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो 5 रिक्वायरमेंट दे रखी है। ऑडिटर को क्या करना है, 5 रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। चलिए एक एक रिक्वायरमेंट अपन देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है एथिकल रिक्वायरमेंट। पहली क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ऑडिटर को क्या करना है, जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है प्लस इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग एप्लीकेबल जो भी रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर को क्या करना है, उसे कंप्लाई करना है। स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कोड ऑफ एथिक्स से कंप्लाई करना है। क्या करना है, कोड ऑफ एथिक्स से कंप्लाई करना है। तो हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। किन प्रिंसिपल्स पे कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप किया गया है, हम क्या करते हैं, उन प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करते हैं। क्लियर? शॉर्टकट लिख रखा है पॉक्सी। क्लियर? इतना डिटेल में यहाँ पे काम का नहीं है, इंटरमीडिएट में काम का था, इसलिए अपन इसको इतना ही देखेंगे। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको क्या करना है। ओके, चलिए ये चीज़ देखने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं ऑडिट का। राइट, ऑडिट क्या बोलता है कि सर
जब भी आप, स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर, जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तब आपकी मेंटेलिटी क्या होगी, राइट, ये उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि सर आप किसी भी आइटम को ऑडिट करो, आप क्या करोगे, उसको जेन्युइन लेके चलोगे, क्या करोगे, जेन्युइन लेके चलोगे, अनटिल एंड अनलेस डाउटफुल सिचुएशन एग्जिस्ट, राइट, कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं है तब तक आप क्या करोगे, उसको जेन्युइन लेके चलोगे। फिर ये बोलता है सर ऑल्दो आप उसको जेन्युइन लेके चल रहे हो, क्या बोलता है सर, ऑल्दो आप उसको जेन्युइन लेके चल रहे हो पर फिर भी आपको क्या करना है, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आपको इनफ ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। क्लियर? तो ये तो है बेसिक अप्रोच ऑडिट की कि आपकी मेंटेलिटी कैसी होगी। क्लियर? अब इसके इसी कॉन्सेप्ट पे एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये बात करता है ऑडिटर के एटीट्यूड की। किसकी बात करता है, ऑडिटर के एटीट्यूड की। सर आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो ये बोलता है कि सर पहला आपका क्वेश्चनेबल माइंड होना चाहिए, दूसरा आपको अलर्ट रहना है। आपको क्या करना है, थ्रू आउट द ऑडिट आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है कि ऐसी कोई सर्कमस्टेंस तो नहीं है जो इंडिकेट करती है मिस स्टेटमेंट होने के, राइट। आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। तीसरा ये बोलता है कि आपको क्या करना है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। मतलब आपका काम सिर्फ ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना नहीं है, आपको उसको क्रिटिकली असेस भी करना है। क्लियर? अगेन एक बार रिपीट करते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, ये ऑडिटर के एटीट्यूड की बात करता है। क्या बात करता है, ऑडिटर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। पहला क्वेश्चनेबल माइंड, दूसरा ऑडिटर का क्या करना है, अलर्ट रहना है, तीसरा क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। फिर ये स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आपको ऐसा एटीट्यूड क्या करना है, थ्रू आउट ऑडिट आपको मेंटेन रखना है, राइट। जब आप ऑडिट प्लान करें और जब आप ऑडिट परफॉर्म करें, आपको थ्रू आउट द ऑडिट आपको क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है, राइट। ओके, फिर अपन को है ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कुछ बेनिफिट्स, और कुछ अपन को एग्जांपल दे रखे हैं, सिचुएशन दे रखी है जहाँ पे आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है। दोनों ही चीज़ देखते हैं। पहला बेनिफिट दे रखा है कि सर ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करने से क्या होता है, आपको कंक्लूजन फ्रेम करने में हेल्प होती है, प्रॉपर कंक्लूजन फ्रेम करने में, राइट। दूसरा, जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं आपकी नज़रों में ना आए, इस रिस्क को क्या करता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या करता है, कम करता है, राइट। इस तरीके से कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं और इसी तरीके से कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि सर अगर एक ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस से क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो सर आपको अलर्ट रहना है कि कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, राइट। ऐसे एक और एग्जांपल दे रखा है कि सर ऑडिट करते वक्त आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या बोलता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके कारण आपको मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट होता है। क्या होता है, मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट होता है, तो अगेन आपको अलर्ट रहना है कि ऐसी कोई सर्कमस्टेंस तो नहीं है जो मिस स्टेटमेंट को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है, राइट। ओके, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे रखे थे। अब अपन देखते हैं अपना तीसरी रिक्वायरमेंट। क्या देख रहे हैं अपन, अपनी तीसरी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं अपन अपनी, जो है प्रोफेशनल जजमेंट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सर आपको प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है थ्रू आउट द ऑडिट। अगेन आपको क्या करना है, थ्रू आउट द ऑडिट आपको क्या करना है, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है। तो सर प्रोफेशनल जजमेंट देखने से पहले अपन देखते हैं जजमेंट क्या होता है। जजमेंट मतलब हमको क्या होता है, कुछ फैक्ट्स दे रखे होते हैं, अपन अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, एक रीजनेबल डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं जजमेंट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको प्रोफेशनल जजमेंट लेना है, राइट। आपको कहीं पे भी जजमेंट लेना है तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल जजमेंट लेना है। मतलब आपको अपनी ट्रेनिंग, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस को कंसीडर करना है, प्लस जो भी लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है एंटिटी पे, जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, जो भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या करना है, उनको भी कंसीडर करना है। प्लस जो सर्कमस्टेंस है, राइट, जो सर्कमस्टेंस है आपको क्या करना है, उनको भी कंसीडर करना है। सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए, क्या बोलता है, सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। क्या लेना है, आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर को क्या करना है, थ्रू आउट द ऑडिट, ऑडिटर को क्या करना है, थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है, राइट। अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी प्रोफेशनल जजमेंट की। अगेन प्रोफेशनल जजमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं गाइस। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, क्या है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं प्रोफेशनल जजमेंट के, पर हमको यही दिमाग में रखना है क्योंकि इंस्टीट्यूट हमसे आंसर में यही एक्सपेक्ट करता है, राइट।
तो सबसे पहले क्या बोलता है कि सर जब मटेरियलिटी डिसाइड करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जब आप कहीं पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटरमाइन करोगे तब भी आपको क्या करना है, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है। जब आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करो तब भी आपको क्या करना है, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है। जब आप देखो कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले, राइट, तब भी आप क्या करोगे, अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करोगे। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोफेशनल जजमेंट के, राइट। ओके, अब अपन देखते हैं अपनी चौथी रिक्वायरमेंट। क्या देख रहे हैं, फोर्थ रिक्वायरमेंट, जो बात करता है रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किसके बारे में बात करता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको क्या करना है, आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। क्या करना, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। क्या बोलता है सर, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं जिससे कि आप अपनी क्या कर सको, ऑडिट रिस्क को कम कर सको, राइट। अगेन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। कैसे, बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे कि आप अपनी ऑडिट रिस्क को कम कर सको। ऑडिट रिस्क क्या होती है, ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करे। क्या बोलता है, ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करे, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिट रिस्क। और ऑडिटर को क्या करना है, इस रिस्क को क्या करना है, कम करना है, राइट। इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, राइट। ऑडिटर को क्या करना है, सही ऑब्टेन करना है। क्यों, उसको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है जिससे कि वो अपनी ऑडिट रिस्क को कम कर सके। अब सर सबसे पहले सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, राइट, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूजन फ्रेम करता है और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। क्लियर। अब ऑडिटर को क्या करना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। सफिशिएंट का मतलब हुआ एप्रोप्रिएट क्वांटिटी और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब हुआ एडिक्वेट क्वालिटी। ऑडिटर को क्या करना है, ऐसे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। तो सर क्वेश्चन आता है सर कैसे डिटरमाइन करेंगे क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या, क्वांटिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी कि आपको कितना क्वांटम ऑफ ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। पहला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क कितनी है। अगर वो ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर वो कम है तो कम। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सिंपल सा फंडा। क्लियर। दूसरा क्या बोलता है, क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस अच्छी है, बहुत अच्छी है, राइट, बहुत ज़्यादा प्रॉपर कनेक्शन है, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। क्लियर। यहाँ पे अगर ऑडिटर का क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट, हमने अभी देखा था एग्जाम्पल, राइट। दूसरा क्या देखा था, हमको क्या करना है, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। क्या बोलता है सर, आपको एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। एप्रोप्रिएट का रेफरेंस हुआ क्वालिटी से, अगेन किससे हुआ, उसका रेफरेंस हुआ क्वालिटी से, राइट। क्वालिटी अगेन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या बोलते हैं, क्वालिटी अगेन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला उसका रेलेवेंस, राइट, पहला क्या, उसका रेलेवेंस, और दूसरी उसकी रिलायबिलिटी। क्लियर। ये क्या बोलता है सर, आपको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी और ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी को। क्वांटिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस। ओके, तो रेलेवेंट का मतलब हुआ लॉजिकल कनेक्शन, मतलब जिसके रिगार्डिंग भी आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो उसका उसके साथ लॉजिकल कनेक्शन। रिलायबिलिटी का मतलब हुआ क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। क्लियर। तो रिलायबिलिटी डिपेंड करती है नेचर, सोर्स, सर्कमस्टेंस, रिलायबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। एंड जो रेलेवेंट है उसका बोलते हैं लॉजिकल कनेक्शन, राइट। रेलेवेंट अपन उसके लॉजिकल कनेक्शन से देखते हैं। चल इस चीज़ को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, रेलेवेंस को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है किसी की ओनरशिप चेक करना। क्या है, ओनरशिप चेक करना। तो सर आप क्या करोगे, आप उसका परचेज इनवॉइस चेक करोगे। क्या करोगे, परचेज इनवॉइस, राइट। आप क्या देखोगे, उसका लॉजिकल कनेक्शन। दूसरा, अगर आपको किसी का एग्जिस्टेंस चेक करना है, क्वालिटी चेक करनी है, तो सर आप क्या करोगे, उसकी जो फिजिकल रिपोर्ट है, राइट, क्या है, उसकी जो फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है आप उसको चेक करोगे। क्लियर, लॉजिकल कनेक्शन। दूसरा हमने देखा था रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को भी एग्जाम्पल से देखते हैं कि सर एक ऑडिट एविडेंस ऐसा है जो आपने खुद ने कलेक्ट किया, राइट। क्या है, जो आपने खुद ने कलेक्ट किया है, और एक ऐसा एविडेंस है जो आपको इंटरनल फंक्शन के थ्रू मिला है। क्या है, इंटरनल फंक्शन के थ्रू मिला है। तो सर ज़्यादा रिलायबल कौन सा होगा, तो ये बोलता है सर जो आपने खुद ने कलेक्ट किया वो ज़्यादा रिलायबल है, ऑब्वियसली बात है। ये क्या बोलता है कि सर एक मान लीजिए ऑडिट एविडेंस है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, राइट, और एक ऐसा ऑडिट एविडेंस है जो डुप्लीकेट कॉपी के फॉर्म में, सर ज़्यादा रिलायबल कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। क्लियर।
तो ऑडिटर क्या चेक करता है, दोनों ही चेक करता है, उसकी रिलायबिलिटी भी और रेलेवेंस भी, क्वालिटी देखने के लिए, राइट। ओके, अब अपन देखते हैं अपना लास्ट रिक्वायरमेंट। क्या देखते हैं अपना लास्ट रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ध्यान रखना, हमको किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आप जो अपनी ऑडिट करोगे वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करोगे, राइट। किसके अकॉर्डिंग करोगे, ऐसे के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट करोगे। फिर ये स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आप अपनी रिपोर्ट में स्टैंडर्ड का रेफरेंस नहीं दोगे। अगर आप हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं करते हो तो आप अपनी रिपोर्ट में ऐसे का रेफरेंस नहीं दोगे। क्लियर, ये तो पहले ही एक सिंपल सी एक क्लियर है ना चीज़ ऑडिटर को बता दी। फिर एक और चीज़ बताता है कि क्या कि सर इन केस अगर कोई स्टैंडर्ड कोई सर्कमस्टेंस बेसिस है या फिर कोई रिक्वायरमेंट सर्कमस्टेंस बेसिस है, क्या बोलता है, कोई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बेसिस है या फिर कोई रिक्वायरमेंट है जो सर्कमस्टेंस बेसिस है और वो सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती है, क्या बोलता है, वो सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में सर अगर आप उससे कंप्लाई नहीं भी करते हो, ठीक है ना, एज इट इज, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तब क्या कर सकते हो आप अपनी रिपोर्ट में आप रेफरेंस दे सकते हो कि हमने हमारी ऑडिटर ऐसे के अकॉर्डिंग करी है, बराबर। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, क्या कर रखा है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है। पहला दे रखा है कि सर इन केस आप किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से क्या करते हो, डिपार्ट करते हो। क्या बोलता है कि सर इन केस आप किसी भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करते हो, क्लियर, आप उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो सर आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि किन कारण से आपने उस रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करा है। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव था उस रिक्वायरमेंट का क्या वो कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, और ये जो रीजन है ना आपको रिकॉर्ड भी करने पड़ेंगे, क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है कि सर इन केस अगर आपके किसी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है, क्या बोलता है, इन केस अगर आपके किसी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है तो सर आपको उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। पहला अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे, किस पे, अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे। दूसरा, आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, राइट। फिर ये बोलता है कि सर किसी भी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होना, किसी भी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होना ये अपने आप में सिग्निफिकेंट मैटर है और ऑडिटर को इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एज ए सिग्निफिकेंट मैटर, क्लियर। ओके, यहाँ पे अपना ये छोटा सा स्टैंडर्ड पूरा होता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टर्मिनोलॉजी अपने पूरे सीरीज में काम आने वाली है, क्लियर। अब क्या करते हैं अपन इसके एक बार जो मेन नोट्स है ना स्टैंडर्ड के, अपन एक बार उससे इसको टैली कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, अपन को कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हमने पूरा स्टैंडर्ड कवर किया है। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था सबसे पहले स्कोप, क्लियर। फिर अपन ने दूसरी चीज़ देखी थी अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में क्या देखा था, हमने देखा था ऑडिटर को क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। ऑडिटर क्या करेगा, उसके बेसिस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने, राइट। दूसरा हमने बोला था ऑडिटर की दो और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिपोर्ट करना और कम्युनिकेशन करना, क्लियर। फिर हमने एक एक्सप्लेनेशन की बात करी थी कि सर इन केस आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलता है और जो क्वालिफाइड ओपिनियन है वो क्या है, इनसफिशिएंट, तो आप क्या करोगे, या तो आप डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दोगे या फिर विदड्रॉ करोगे, यहाँ पे भी लीगली परमिटेड है। फिर हमने 5 रिक्वायरमेंट देखी थी, एथिकल रिक्वायरमेंट, राइट। हमने क्या बोला था, आपको इंडिपेंडेंस से भी कंप्लाई करना है और इसके लिए क्या देखता है, कोड ऑफ एथिक्स। फिर हमने क्या देखा था, हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और ये रहा आपका पॉप्सी। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। फिर हमने बात करी थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हमने चेक की थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन, क्लियर, तो ये आपको याद करनी है। दूसरा हमने क्या बोला था, आपको थ्रू आउट द ऑडिट आपको क्या करना है, इससे कंप्लाई करना है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और फिर हमने इसके कुछ बेनिफिट्स देखे थे, राइट। ये क्या है, बेनिफिट्स, ओके। अब फिर हमने देखा था प्रोफेशनल जजमेंट, राइट। उसमें भी हमने क्या बोला था, आपको थ्रू आउट द ऑडिट आपको क्या करना है, ऐसा जजमेंट एक्सरसाइज करना है। फिर हमने कुछ
सर्कमस्टेंस देखे थे जहाँ पे ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ता है। हमने इसकी डेफिनेशन भी एक बार चेक कर ली थी। क्लियर? क्या बोलता है, ऑडिटर को अपना ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस कंसीडर करना है। ऑडिटर को जो भी रिक्वायरमेंट है लॉ एंड रेगुलेशन की, स्टैंडर्ड्स के, ऑडिटर को उनको भी कंसीडर करना है। और जो सर्कमस्टेंस है, राइट, जो सर्कमस्टेंस है ऑडिटर को क्या करना है, उनको भी कंसीडर करना है। और फिर ऑडिटर को क्या करना है, इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, राइट। हमने फोर्थ रिक्वायरमेंट देखी थी किसकी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है जो हमने बात की थी। ऑडिटर को क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। ऑडिटर उसके लिए क्या करता है, सही लेता है, जिससे कि अपने ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिट रिस्क को कम करता है। क्लियर? फिर हमने ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने सफिशिएंट और अप्रोप्रिएटनेस के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करी है। ये पैराग्राफ में उसी के बारे में दिया गया है। क्लियर? बाकी के एक बार आप रीड कर लेना, इंटरमीडिएट लेवल का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार इसको भी रीड कर लीजिएगा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। हमने लास्ट रिक्वायरमेंट देखी थी, ऑडिटर को क्या करना है, अपनी ऑडिट एज पर ऐसे करनी है। क्लियर? फिर हमने बोला था कि ऑडिटर क्या करता है, ऐसे का रेफरेंस अपनी रिपोर्ट में नहीं देगा जब तक ऑडिटर हर स्टैंडर्ड से कंप्लाई करे। फिर हमने एक एक्सेप्शन देखा था, अगर कोई ऐसे एप्लीकेबल नहीं है तो ऊपर दिया हुआ लिमिटेशन नहीं लगेगी। क्लियर? फिर हमने क्या दिया था, एक हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, एक देखी थी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग और एक देखी थी ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। ये दोनों ही पैराग्राफ उसके बारे में बात करते हैं। हमने पूरा ही स्टैंडर्ड कवर कर दिया है। ऐसे 200 होता है पूरा। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट सेशन पर अपन कवर करेंगे ऐसे 210। थैंक यू।